नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। विश्व जनसंख्या नियंत्रण को लेके बहुत दिन से जो ये कानून आने वाला है, इसकी ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो गई थी और जनता से राय भी मांगी गई थी। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये फैसला किया है कि जनसंख्या कानून लाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ महीप मिश्रा जी मौजूद हैं, जो विश्व जनसंख्या स्थिरीकरण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। काफी दिनों से लगातार ये इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की मांग कर रहे थे सरकार से। लगातार इन्होंने धरने दिए, इन्होंने ड्राफ्ट भी तैयार किया और पिछले 20 साल से मेरे ख्याल से ये लगभग इस कार्य को इस कानून को लाने के लिए लगे हुए। इनसे बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पे, जनसंख्या कानून को और अच्छे से समझा जाएगा क्या मुद्दे हैं। कल तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहली बात तो मेरा आप लोगों का बहुत बहुत नमस्कार, गोरखपुर के लोगों का और देश के वासियों का। मेरे मेहनत का जो फल अब रंग लाने लगा है और मुझे अब लगता है कि अब इस देश के अंदर जनसंख्या कानून बहुत जल्दी आ जाएगा। एक्चुअल में जनसंख्या कानून लाने के लिए बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि जो हमारा जो समाज है वो एक तरीके से बहुत से जातियों से, बहुत से धर्मों में, बहुत से विचारधाराओं में बटा हुआ है और इस कारण से हमारे समाज में इस जनसंख्या कानून पे एक निश्चित सोच के लिए विचारों का अभाव है। और जिसी को लेकर के मैं 20 साल से जो प्रयास कर रहा था और जो मैंने लगातार जो ड्राफ्टिंग में बना रहा था 20 सालों से, और उसी ड्राफ्टिंग की जो प्रतियां जो है मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के पीएमओ ऑफिस और सीएमओ ऑफिस में जो भेजा हुआ था, उस ड्राफ्टिंग की हुबहू लगभग चीजें जो है वो जनसंख्या कानून की बिल के अंदर जो है चला गया है। और पॉइंट्स मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें ऐसी कौन सी चीजें छूट, या ऐसा कहा जा रहा है कि जो बच्चे पैदा हुए हो, मान लीजिए वो विकलांग हो या फिर वो उतने वो ना हो, सक्षम ना हो, तो वो उनको छूट दी जाएगी। तो किस तरह की छूटों की बात की गई है? जैसे मैंने जब ये धरना दे रहा था तो जब मैं इस बृहद समाज का संरचना का अध्ययन कर रहा था तो मैंने कहा कि इस देश के अंदर पहले से भी एक सोच रही है कि लोग कहते थे जो बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ठीक है बच्चे दो अच्छे, तो मैंने उसको कैटेगराइज कर लिया, 2 वर्गों में बांट कर लिया। मैंने कहा ठीक है, जिसकी पहली संतान अगर लड़की हो गई, उसके बाद एक लड़का हो गया, तो वो जो है वो कंप्लीट एक तरीके से जनसंख्या में उसका परिवार रुक गया, वो नियंत्रण में चला गया या स्थिरीकरण में चला गया। अगर जिसकी पहली लड़का हो गया उसके बाद लड़की होगी तो वो भी चला जाएगा स्थिर में। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मान लीजिए अगर किसी को 2 लड़के हो गए और एक लड़का शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो गया, तो मेरा मानना है कि उसके पास एक बच्चा अगर है, स्वस्थ है, तो उसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सरकार को मैं ये मांग करूंगा कि छूट ना दी जाए। लेकिन अगर किसी संतान के 2 बच्चे और दोनों विकलांग हो गए हैं, तब उसको जनसंख्या कानून में आगे बढ़ने की छूट दी जाए। दूसरी बड़ी बात मैंने ये कहा था कि अगर किसी को लगातार लड़कियां हो रही हैं तो उसको भी छूट के दायरे में रखा जाए, मतलब उसको लड़का पैदा करने की छूट दिया जाए, जिससे ये होगा कि उसको, जैसे हमने बताया था कि वो एक एडवर्टाइज पॉलिसी थी, वो जारी रहेगा। अगर वो रुक जाता है 2 लड़कियों पे, 1 लड़कियों पे, 3 लड़कियों पे, तो बात बन जाएगी। और हम तो समाज में ये बात कहते हैं ना कि लड़की लड़की में कोई भेद नहीं है, फिर अगर इस तरह से 2 लड़कियां होने के बाद छूट दी जाएगी तब तो इक्वालिटी आएगी ही नहीं। नहीं, इसमें इसका एक रीजन मैं बताता हूँ। जब मैं गोरखपुर में धरना दे रहा था 11 जुलाई 2019 को, तो मैंने ये बोला था, मैंने ये कहा था कि अगर लड़कियों को छूट दे दिया जाएगा इस परिवार के अंदर, तो जब हमारा जो लिंगानुपात का सुधार हो जाएगा, जब लिंगानुपात का सुधार हो जाएगा तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से बढ़ जाएगी। उसके बाद जब वो दंपत, मैंने 20 साल के बाद वो जब दंपत अपने लड़कियों का जो शादी विवाह होने जाएंगे, तो उनको ये पता चल जाएगा कि जब हम अपने लड़कियों की शादी करेंगे तो किसी शादीशुदा करना पड़ेंगे। तो जो हमारा जो समाज है वो खुद आ जाएगा, जो है 2 बच्चों पे, 2 लड़कियों पे जाके रुक जाएगा। उनको रोकने की जरूरत, इनको समाज में छोड़ने की जरूरत है। वो 20 साल के बाद अपने आप जाकर के उनका सोशल एडजस्टमेंट हो जाएगा। समाज में कोई विचारधारा एक बार जन्म लेती है तो उसका सोशल एडजस्टमेंट होने में समय लगता है, और वो 20 साल के अंदर वो सोशल एडजस्टमेंट हो जाएगा और उसके बाद समाज में वो ग्रोथ रुक जाएगा। अच्छा, असम में जब ये कानून आया है विश्व
ये सॉरी जनसंख्या नियंत्रण का, तो वहाँ पे भी जो छूट दी गई है एसटी एससी को, उसको लेके भी बहुत कह रहे हैं कि थोड़ी कमी है या फिर इक्वालिटी नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा? नहीं, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान में जो है, आपको पहली बात संविधान के अंदर जाइए, संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। अभी जो स्टेटों में जो कानून आ रहा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ रहा है, चाहे असम में आए, चाहे किसी और प्रदेश में आया हुआ, चाहे ये उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ये हमारे देश का ये कानून नहीं है। अभी इस देश के लिए एक असली जो कानून आने वाला है वो संघ सूची से आएगा। जो हमारे स्टेटों में जो जनसंख्या कानून लोग ला रहे हैं वो क्रैक्स पैदा कर रहे हैं, और वो जो क्रैक्स जो फीलिंग होगी वो हमारे जो देश के अंदर जो संघ सूची से कानून आएगा उससे होगी। तो भविष्य में ऐसा होने वाला है, और निश्चित तौर से संघ सूची के अंतर्गत हमारे देश की संसद से, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा से जो है निश्चित तौर पर संघ सूची से जनसंख्या कानून आएगा। क्योंकि जब स्टेट के अंदर जो जनसंख्या कानून आएगा वो अगर, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश केवल किसी स्टेट से नहीं चलता है, हम विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है, और इन विभिन्नताओं को ज्यादा है तो जरूर है कि अगर किसी स्टेट में विभिन्नता है तो एक वर्ग चीज पैदा होती है। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे बगल का एक राज्य है बिहार। बिहार में जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही जनसंख्या कानून के बारे में चलने लगी चर्चा, तुरंत जो है कहा नहीं 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 अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, विरोध होने लगा। जबकि उनको खुद पता है अगर हिंदुस्तान के अंदर के समस्त बिहार के लोगों को अगर बिहार के अंदर भेज दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हर शहर में बिहार के लोग रहते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि जो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जाके अन्य प्रदेशों में बस गए। और सबसे पहले बिहार को ही जो जनसंख्या कानून अपने पर उनको तो लागू करने से 5 साल पहले ही लागू कर देना चाहिए। लेकिन क्या उस प्रदेश की स्टेट के मुख्यमंत्री के अंदर क्षमता है? जातीय राजनीति पे टिकी हुई देश की राजनीति अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ठहरेगी। अब इस देश के अंदर विचारधाराओं का राज होगा और ये देश विकसित बनेगा। और हमारा तो इस देश, मेरा तो एक सपना ही है कि ये जो राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, और मैं इसी के लिए जीता हूँ। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, तो लोग तो कह रहे हैं कि कहीं ये एजेंडा तो नहीं है ना, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव आ रहे हैं 2022? नहीं, एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जो सरकार विपक्ष में, माने उत्तर प्रदेश की सरकार जिसको हम लोग भाजपा बोलते हैं, विपक्ष में है, और वो जो है कोई एजेंडा बना करके जाके चुनाव लड़ करके जो है मुख्यमंत्री बनना है। एजेंडा कैसे हो सकता है भाई? अभी तो 7-8 महीने बने हुए ना। तो अगर सरकार कानून बनाना चाहती है, अभी तो उसके पास पूरा कार्यकाल बचा हुआ 7-8-9 महीनों में। वो चुपचाप तो बैठने वाली सरकार तो है नहीं। अगर बनाना चाहती तो बनाए, और बना रहे तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्रैक्स ना पैदा हो। क्रैक्स का मतलब ये, अभी मैंने जैसे कहा है कि अभी भी हमारे इस देश के प्रदेश के अंदर भी या देश के अंदर बहुत सभी मतभेद हैं, और इन मतभेद और मनभेदों को खत्म करना पड़ेगा आपसी भाईचारे से हमारे देश में। अच्छा, आप मतभेद की बात करें, जिसको मैं एक सवाल कर चुकी हूँ। मुसलमान लोग, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस कानून से मुसलमानों को डरना चाहिए। मतभेद जो लाने की बात हो रही है, और डिबेट्स में देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 25% से घट के हमारी आबादी तो 17% हो गई है, लेकिन बाकी अगर धर्मों की बात करें तो उसमें ये चीजें नहीं देखने को मिली। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा, यानी कि स्थिरीकरण जो आपके नाम में है उससे लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे मेरा कहना है कि जो मेरा ये जो शब्द है स्थिरीकरण, जिससे मैं कहना चाहता हूँ, जब चाइना में 4 दंपति होते हैं, मैंने 2 दंपति होते हैं, उनसे जो है एक बच्चा होता है तो एक दंपति का गठन होता है, और उनसे जब एक बच्चा होगा तो फिर एक दंपति का गठन होगा। इसका मतलब वहाँ की आबादी वो नियंत्रण है। वो नियंत्रण शब्द का मतलब ये होता है कि भविष्य में जाके आबादी घटने लगेगी। मैं जिस चीज की बात करता हूँ, जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करता है। जैसे हमारे देश की आबादी 140-42 करोड़ है, तो वो स्थिर हो जाएगी। माने संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस, अर्थव्यवस्था को सप्लाई होते रहेंगे। और हमारे देश के जब एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा तो लोगों को जैसी व्यवस्था रहेगी आने वाले फ्यूचर में होगा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ
जो लोग विरोध करना चाहते हैं, सन 2001 में 102 करोड़ आबादी थी और आज 2021 में 140 करोड़ आबादी है। सन 2002 से लेकर के 2021 तक 38 करोड़ आबादी बढ़ चुकी है और ये एक तरीके से पूरी की पूरी अमेरिका की आबादी के बराबर है। दूसरी बड़ी बात, अभी 2002 से ये वाली जो पीढ़ी है ये बालक वर्ग है, युवा वर्ग नहीं है, बालक वर्ग है। अभी ये रोजगार नहीं मानेगा, अपने परिवार के अंदर खेल कूद रहा है, हंस खेल रहा है। अभी ये बालिग नहीं, 18 साल पूरा नहीं, इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हुई है। और सन 2002 के जो पहले के लोग हैं वही लोग सरकार से, क्योंकि वो बालिग है, वही लोग रोजगार मांग रहे हैं। तो अभी रोजगार मांग रहे हैं या कहीं भी मांग रहे हैं, उनको भी एक तरीके से उनका हक मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकार की जो भी समस्याएं है उससे मुझे मतलब नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको अगर संसाधन है तो उन लोगों को देना भी चाहिए, जो लोग योग्य है उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अभी तो देश की ये हालत है, अभी जब ये 38 करोड़ की जो आबादी जब यंग होकर, युवा होकर के जब इस देश के आए या अपने लिए रोजगार मांगे तो कहाँ से सरकार, तब वो रोजगार कहाँ से उपलब्ध कराएगी, संसाधन कहाँ से आएंगे? क्या ये लोग अपने घर में पैदा करेंगे संसाधन? नहीं ना पैदा कर पाएंगे, तब उनको आना पड़ेगा। इस चीज पे विचार मंथन और सोच, हर धर्म के लोग, हर जात के धर्म लोग ये सोचे, ये 38 करोड़ की आबादी के लिए उनके पास क्या संसाधन है, अगर है तो बताएं। तो ये तो जैसे आप इसको कह रहे हैं कि धर्म में लेके फिर ना, नहीं, ये धर्म का मुद्दा नहीं है। मैं पहली बात आपसे कहता हूँ, ये धर्म का मुद्दा नहीं है। अगर इसको धर्म का मुद्दा बनाएंगे तो वो अपने ही भविष्य को चौपट करेंगे। क्योंकि मुनव्वर राना का भी हाल ही में बयान भी आया है कि एक बेटा अगर है तो कोरोना में मर जाता है, एक एनकाउंटर में मर जाता है, इसीलिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप, इस तरह की बयानबाजी भी चल रही है वो भी बड़े लोगों के द्वारा? मेरा ये मानना है कि ऐसा कर्म ही ना करें कि जो है ऐसी घटनाएं घटी, ऐसे कार्य ही ना करें कि ऐसी घटनाएं घटें। और दूसरी बड़ी बात ये है, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। ये तो कोरोना 1, 2, 3, 4 साल का है, चला जाएगा, लेकिन ये हमारा देश हमेशा रहेगा। और इस देश के लिए जो है एक से एक लोगों ने, हमारे मुस्लिम लोगों भाइयों ने भी देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष से चलने वाला राष्ट्र नहीं है। बहुत सारे लोग इस देश के लिए आज भी जो है कुर्बानियां देकर इस देश को जीवित रखे हैं। तो ये किसी राष्ट्र से चलने वाला व्यक्ति नहीं है, बात नहीं है। और निश्चित तौर पे अगर ऐसी सोच रखते हैं तो ये एक तरह से, अब मैं ये कहूँगा कि ये बहुत संकीर्ण सोच है, ठीक है। और जहां तक मैं मानता हूं कि राजनीति कोई राष्ट्र अपनी जगह है, राजनीति और राष्ट्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास स्वच्छ मुद्दे हैं, आपके पास स्वस्थ विचारधारा है, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि जो है हम समाज को तोड़ करके जो है, अगर चाहें तो हम समाज के अपने हित को साध लें। अब इस देश के अंदर नहीं चलने वाला है। इस देश का युवा वर्ग जाग गया है, वो जनसंख्या कानून मांग रहा है। ये हमारे साथ महीप मिश्रा जी थे, जिनका कहना यह है कि जो आज का युवा है वो जनसंख्या कानून मान रहा है, क्योंकि धर्म और जाति बाद में आती है, उसके पहले जो चीज आती है वो है हमारा राष्ट्र। और अगर हम राष्ट्र के बारे में सोचे तो चाइना के बाद दूसरे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2001 से लेकर 2021 के बीच में इतनी ज्यादा आबादी बढ़ गई है, तो ये जो बच्चे कल को मांग करेंगे, बेरोजगारी जो बढ़ गई है जिस तरह से, अगर ये जो हमारी जनता है वो कल को बड़े होकर अगर रोजगार मांगेगी तो सरकार के पास जब संसाधन नहीं होंगे, जब सीमित संसाधन है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। इसीलिए जनसंख्या कानून लाना बहुत अहम है। ये बहुत दिन से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप इस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। ये जनसंख्या कानून लाया जा रहा है और इसी तरह से आप जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी इस मुद्दे पे सोचे और जो ये जाति और धर्म में इसको बांटा जा रहा है उस नजरिए से इसे ना देखा जाए। ऐसा ही हम सबका आपसे गुजारिश है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत